नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक संपन्नता के छिपे हुए रहस्य, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग, आत्म सुझाव की चमत्कारी कला। आत्म सुझाव शब्द का मतलब है खुद के द्वारा दिया गया सुझाव। इसे मनुष्य जानबूझकर खुद को देता है। जेम्स एलन ने अपनी उत्कृष्ट छोटी पत्रिका एज अ मैन थिंकिंग में संसार को आत्म सुझाव का अच्छा सबक दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि आत्म सुझाव की प्रक्रिया के जरिए हम खुद को नए सिरे से कैसे ढाल सकते हैं। जेम्स की पत्रिका की तरह ही यह सबक भी मुख्यतः लोगों को इस सत्य की खोज और अनुभूति के लिए प्रेरित करने का साधन है कि वे स्वयं अपने निर्माता हैं। उन्होंने बताया कि इंसान का जीवन उन विचारों की बदौलत बनता है जिन्हें वे चुनते और प्रोत्साहित करते हैं। मस्तिष्क एक चतुर बुनकर है जो चरित्र का अंदरूनी वस्त्र तो बुनता ही है, परिस्थितियों का बाहरी चोला भी तैयार करता है। उन्होंने यह भी बताया है कि हालांकि अब तक हमने अज्ञान, दर्द और दुख का चोला बुना है, लेकिन अब हम प्रबुद्धता और खुशी का चोला भी बुन सकते हैं। यह सबक कोई उपदेश नहीं है, नहीं यह नैतिकता पर कोई आलेख है। यह एक वैज्ञानिक लेख है जिसके जरिए विद्यार्थी यह कारण समझ सकता है कि सफलता की जादुई सीढ़ी में पहला पायदान वहाँ क्यों है और इस पायदान के पीछे के सिद्धांत को अपने कामकाजी उपकरण का हिस्सा कैसे बनाएं, ताकि जीवन की सबसे अहम आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सके। यह सबक निम्न तथ्यों पर आधारित है। नंबर 1, मानव शरीर की हर गतिविधि विचार द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है, यानी दिमाग से भेजे आदेशों द्वारा, जहां मस्तिष्क की सत्ता का वास होता है। नंबर 2, मस्तिष्क को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक को चेतन खंड कहा जाता है जो जागते समय हमारी शारीरिक गतिविधियों को निर्देशित करता है, और दूसरे खंड को अवचेतन खंड कहा जाता है जो सोते समय हमारी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इंसान के चेतन मन में किसी विचार की उपस्थिति और शायद यही मस्तिष्क के अवचेतन खंड में मौजूद विचारों के बारे में सच है, में ये सहसंबंध भावना उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है जो उचित शारीरिक गतिविधि को प्रेरित करती है, जिससे विचार भौतिक वास्तविकता में बदल जाता है। मिसाल के तौर पर इंसान इस तरह के सकारात्मक कथन के विचार का इस्तेमाल करके साहस और आत्मविश्वास विकसित कर सकता है। मैं खुद पर विश्वास करता हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं जो भी करता हूँ सफल होता हूँ। इसे आत्म सुझाव कहते हैं। अपना आदर्श काम खोजें और इसके बारे में लिखें। अब हम आपको सफलता की जादुई सीढ़ी में पहले कदम की कार्यविधि बताने जा रहे हैं। शुरुआत में मेहनत से खोज करें जब तक कि आप वह खास काम न खोज लें जिसके प्रति आप अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। ध्यान रहे, ऐसा काम चुनें जिससे उन सभी लोगों को फायदा हो जो आपकी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। जब आप यह निर्णय ले चुके कि आपके जीवन का काम क्या होगा, तो इसके बारे में एक स्पष्ट कथन लिख लें और फिर इसे याद कर लें। दिन में कई बार और खास तौर पर रात को सोने से ठीक पहले अपने जीवन के काम के इस लिखित वर्णन को दोहराएं और दृढ़ता से कहें कि आप आवश्यक शक्तियों, लोगों और भौतिक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने जीवन के काम या जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करेंगे। यह ध्यान रखें कि आपका मस्तिष्क सचमुच एक चुंबक है और यह उन लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर लेगा जो विचारों और आदर्शों में आपके मस्तिष्क के प्रबल विचारों और आपके हृदय के सबसे गहरे आदर्शों के सामंजस्य में होते हों। आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? एक नियम है जिसे आकर्षण का नियम कहना उचित होगा। यही वह नियम है जिसकी वजह से पानी अपना स्तर खोजता है और पूरी सृष्टि की हर चीज अपने समान स्वभाव की चीजें खोजती है। यदि यह नियम नहीं होता तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह अटल है, जो ग्रहों को उनकी सही कक्षा में रखता है, तो बलूत का वृक्ष उगाने वाली कोशिकाएं भटक सकती थीं और चिनार बनाने वाली कोशिकाओं के साथ उलझकर एक ऐसा पेड़ उत्पन्न कर सकती थी जो आधा चिनार और आधा बलूत होता। लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं सुनी गई है। इस आकर्षण के नियम पर थोड़ा और आगे चलते हुए हम यह देख सकते हैं कि यह पुरुषों और महिलाओं में किस तरह काम करता है। हम जानते हैं कि सफल समृद्ध लोग अपने जैसे लोगों का साथ खोजते हैं, जबकि
हारे हुए लोग अपने किस्म के लोगों को खोजते हैं और यह उतने ही स्वाभाविक रूप से होता है जितने स्वाभाविक रूप से पानी पहाड़ी के नीचे बहता है। समान ही समान को आकर्षित करता है, यह निर्विवाद तथ्य है। अगर यह सच है कि हम लगातार उन लोगों का साथ खोजते हैं जिनके आदर्श और विचार हमारे खुद के आदर्शों और विचारों के अनुरूप हैं, तो क्या आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने विचारों और आदर्शों को नियंत्रित व निर्देशित करने का महत्व नहीं देख सकते हैं, जिन्हें आप अंततः अपने मस्तिष्क में चुंबक की तरह विकसित कर लेंगे? अगर यह सच है कि आपके चेतन मन में किसी प्रकार विचार की उपस्थिति आपको उसी अनुरूप शारीरिक मांसपेशी गतिविधि के लिए प्रेरित करती है, तो क्या आप अपने मन में रहने वाले विचारों को सावधानी से चुनने का लाभ नहीं देख सकते हैं? इन पंक्तियों को सावधानी से पढ़ें, उनके बताए अर्थ पर सोच विचार करें और उसे पचाएं, क्योंकि अब हम एक वैज्ञानिक सत्य की नींव डाल रहे हैं। इसी की बुनियाद पर समूची सार्थक मानवीय उपलब्धि आधारित है। अब हम वह सड़क बनाना शुरू कर रहे हैं जिस पर आप शंका, हताशा, अनिश्चितता और असफलता के बीहड़ से बाहर निकलकर यात्रा करने वाले हैं। हम आपको इस सड़क के चप्पे चप्पे से परिचित कराना चाहते हैं। कोई नहीं जानता कि विचार क्या है, लेकिन इसका अध्ययन करने वाला हर दार्शनिक और वैज्ञानिक यह बात मानता है कि विचार ऊर्जा का एक शक्तिशाली रूप है जो मानव शरीर की गतिविधियों को निर्देशित करता है। यह भी कि जिस भी विचार को लंबे एकाग्र विचार के जरिए मन में रखा जाता है, वह विचार स्थायी आकार ले लेता है और चेतन या अचेतन रूप से शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करता रहता है। आत्म सुझाव, जो मस्तिष्क में रखे गए विचार से अधिक कुछ नहीं है, एकमात्र ज्ञात सिद्धांत है जिसके जरिए इंसान खुद को अपने मनचाहे सांचे में ढाल सकता है। आत्म सुझाव के जरिए चरित्र कैसे विकसित करें? अब हम उस विधि को समझाने की सही जगह पर पहुंच गए हैं जिसके जरिए आपके लेखक ने लगभग 5 साल की अवधि तक खुद को नए सिरे से ढाला है। इन विवरणों में जाने से पहले मैं आपको इंसानों की इस आम प्रवृत्ति की याद दिलाना चाहता हूँ कि वे जिस चीज़ को नहीं समझते हैं या जिसकी पुष्टि उनके अनुभवों या अवलोकन से नहीं होती है, वे उस पर शंका करते हैं। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि यह युग शंकालुओं के लिए नहीं है। आपका लेखक तुलनात्मक रूप से युवा होने के बावजूद विश्व के कुछ सबसे महान आविष्कारों के जन्म का साक्षी रहा है, जिनमें प्रकृति के तथाकथित छिपे हुए रहस्य उजागर हुए। वह आपको याद दिलाना चाहता है कि विज्ञान ने हमें सत्य के प्रकाश से अलग करने वाले पर्दे हटा दिए हैं और संस्कृति, विकास तथा प्रगति के इतने ज़्यादा औजारों को ईजाद किया है जितने मानव जाति के इतिहास में मिलाकर भी नहीं खोजे गए थे। तुलनात्मक रूप से हाल के वर्षों में हमने बिजली के बल्ब, टाइप सेटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, एक्सरे, टेलीफोन, कार, हवाई जहाज, पनडुब्बी, वायरलेस टेलीग्राफी और बहुत सारी अन्य संगठित शक्तियों के आविष्कार देखे हैं जो मानव जाति की सेवा करती है और हमें अंधकार युग की पाशविक प्रवृत्तियों से अलग करती है। जब ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं तब हमें जानकारी मिली है कि थॉमस अल्वा एडिसन एक उपकरण बनाने में जुटे हुए हैं जिसके बारे में उसका मानना है कि वे पृथ्वी पर रहने वालों से दिवंगित आत्माओं का संपर्क संभव बना सकते हैं। अगर कल सुबह ईस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी से यह ऐलान हो जाए कि एडिसन ने ऐसी मशीन बना ली है और दिवंगत आत्माओं से संपर्क कर लिया है, तो यह लेखक उस पर नाक भौं नहीं सिकोड़ेगा। अगर हम इसे तब तक सच न माने जब तक कि हम सबूत ना देख लें, तो हमें कम से कम इस विषय पर खुली मानसिकता रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 30 वर्षों के दौरान हमने इतने असंभव काम देख लिए हैं कि अब बहुत कम चीज़ें असंभव लगती हैं। जब मानव मन उस कठोर संकल्प के साथ काम में जुटता है तो पराजय को स्वीकार नहीं करता है। यदि आधुनिक इतिहास की जानकारी सही है तो देश के सर्वश्रेष्ठ रेलवे अधिकारियों ने इस विचार पर नाक भौं सिकोड़ी थी कि वेस्टिंग हाउस ब्रेक पर हवा को खींचकर किसी ट्रेन को रोक सकता है, लेकिन इन्हीं अधिकारियों के जीवन काल में एक कानून पारित हुआ जिसमें न्यूयॉर्क विधानसभा ने रेल रोड कंपनियों को इस मूर्खतापूर्ण यंत्र का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। अगर यह नियम नहीं होता तो ट्रेनों की वर्तमान गति और सुरक्षित यात्रा संभव नहीं होती। अतीत की असंभावनाएं। अगर मशहूर नेपोलियन बोनापार्ट रॉबर्ट फुल्टन के मिलने के आग्रह पर नाक भौं नहीं सिकोड़ते तो आज ब्रिटिश भूमि पर फ्रांसीसी पूंजी
अनुपयोगी हो सकती थी और फ्रांस पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का सम्राट होता। फुल्टन ने नेपोलियन को संदेश भेजा कि उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार कर लिया है जो नाव को हवा के खिलाफ ले जाएगा, लेकिन चूंकि नेपोलियन ने एक ऐसा यंत्र पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने संदेश भिजवाया कि उनके पास सिरफिरे लोगों के साथ मूर्खतापूर्ण बातें करने के लिए वक्त नहीं है और इसके अलावा जहाज हवा के खिलाफ नहीं तैर सकते क्योंकि जहाज इस तरह कभी तैरे ही नहीं थे। आपके लेखक की स्मृति में ही लेखक कांग्रेस में एक विधेयक रखा गया था जिसमें विनियोजन की मांग की गई थी। सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगले एक हवाई जहाज संबंधी प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन विनियोजन को तुरंत नकार दिया गया और प्रोफेसर लैंगले को अव्यावहारिक, स्वप्नदर्शी तथा सिरफिरा कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई गई। किसी ने भी किसी इंसान को हवा में मशीन उड़ाते नहीं देखा था और किसी को भी यकीन नहीं था कि यह किया जा सकता है। लेकिन हम जिन शक्तियों को नहीं समझते हैं उनके संबंध में हमें थोड़ा ज़्यादा उदार होना चाहिए। कम से कम हम में से वे लोग जो बाद में आने वाली पीढ़ियों की हंसी के पात्र नहीं बनना चाहते। अतीत की ये असंभव चीज़ें संभव हो गई। हम आपको जीवन के पर्दे के पीछे ले जाकर यह दिखाना चाहते हैं कि कुछ सिद्धांत नए लोग तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें आजमा न लिया जाए और ठोस साबित न कर दिया जाए। अब हम आपके सामने हमारे अतीत का सबसे आश्चर्यजनक और चमत्कारी अनुभव उजागर करने जा रहे हैं। यह अनुभव सिर्फ उन लोगों के लाभ के लिए बताया जा रहा है जो अपने भीतर सकारात्मक चरित्र के गुण विकसित करने के तरीकों की गंभीरता से तलाश कर रहे हैं। जब हमने कई साल पहले आत्म सुझाव के सिद्धांत को पहल समझना शुरू किया तो हमने कुछ गुण विकसित करने में इसका व्यावहारिक उपयोग करने की योजना बनाई, जिनकी हम इतिहास के कुछ विख्यात लोगों में प्रशंसा करते थे। रात को सोने से ठीक पहले हम अपनी आंखें बंद कर लेते थे और अपनी कल्पना में देखते थे। कृपया इसे अपने दिमाग में जमा कर रख लें। हमने जो देखा वह हमारे मस्तिष्क में हमारे अवचेतन मन के निर्देश या सीधे आदेश के रूप में जानबूझकर रखा गया था। हमने अपनी कल्पना के जरिए इसे बनाने के लिए एक नक्शा दिया और इसका श्रेय किसी तरह की गुप्त विद्या या अपरिचित गूढ़ क्षेत्र को नहीं दिया गया। हमने अपने सामने फर्श पर एक बड़ी टेबल रखी देखी। फिर हमने अपनी कल्पना में चित्र बनाया कि कुछ लोग उस टेबल पर बैठे थे जिनके चरित्र और जीवन से हम कुछ खास गुण सीखना चाहते थे और आत्म सुझाव के सिद्धांत के जरिए अपने चरित्र में जानबूझकर डालना चाहते थे। मिसाल के तौर पर हमने जिन कुछ लोगों को एक काल्पनिक टेबल पर एक काल्पनिक जगह पर बैठने के लिए चुना वे थे लिंकन, इमर्सन, सुकरात, अरस्तु, नेपोलियन, जेफरसन, गैलीली के महापुरुष और मशहूर अंग्रेज वक्ता हेनरी वार्ड बीचर। हमारा उद्देश्य आत्म सुझाव के जरिए अपने अवचेतन मन पर इस प्रचार की छाप छोड़नी थी कि हम में वे गुण उतर रहे थे जिनकी हम उनमें और अन्य महान लोगों में सबसे अधिक प्रशंसा करते थे। हर रात 1 घंटे या इससे ज़्यादा समय तक हम परामर्श टेबल पर एक काल्पनिक बैठक करते थे। दरअसल ये परंपरा आज तक जारी है और जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके किसी निश्चित गुण का हम अनुकरण करना चाहते हैं तो हम परामर्श टेबल पर एक नए व्यक्ति को जोड़ लेते हैं। महानता के भिन्न गुण विकसित करने के लिए खुद को सचमुच दोबारा ढालें। लिंकन से हम वे गुण चाहते थे जिनके लिए वे सबसे ज़्यादा मशहूर थे। उद्देश्य की ईमानदारी और मित्र शत्रु से परे सबके प्रति न्याय का निष्पक्ष एहसास। उन्होंने एक आदर्श का प्रतिनिधित्व किया जिसका उद्देश्य जनता यानी आम लोगों का उत्थान था। उनमें पूर्व स्थापित परंपराओं को तोड़ने का साहस भी था और परिस्थितियों की मांग के अनुरूप नई परंपराएं स्थापित करने का साहस भी था। जिन गुणों की हम लिंकन में भूरी भूरी प्रशंसा करते थे उन्हें हम काल्पनिक परामर्श टेबल पर अपने खुद के चरित्र में शामिल करने में जुट गए और हमने अपने अवचेतन मन को आदेश दिया कि यह देखे गए चित्र के हिसाब से सृजन करे। हम नेपोलियन से अटूट लगन का गोल्ड लेना चाहते थे। हम विपरीत परिस्थितियों को बदलने की उनकी रणनीतिक योग्यता सीखना चाहते थे। हम उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व और प्रेरित करने की उनकी अद्भुत योग्यता सीखना चाहते थे। हम शक्तियाँ व्यवस्थित करने की उनकी योग्यता सीखना चाहते थे क्योंकि हम जानते थे कि सच्ची शक्ति सिर्फ बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित और उचित रूप से निर्देशित प्रयासों के जरिए ही मिलती है। इमर्सन से हम भविष्य की बहुत तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि सीखना चाहते थे जिसके लिए वे विख्यात थे। हम प्रकृति की लिखावट की व्याख्या की उनकी योग्यता चाहते थे जैसी कि बहती धाराओं
गाती चिड़ियों, हंसते बच्चों, नीले आसमानों, सितारों से भरे आसमान, हरी घास और सुंदर फूलों में प्रकट होती है। हम मानव भावों की व्याख्या की उनकी योग्यता चाहते थे। हम कारण से परिणाम तक तर्क करने और इसके विपरीत परिणाम से कारण का तर्क करने की उनकी योग्यता चाहते थे। हम सार्वजनिक व्याख्यानों में श्रोताओं का दिल जकड़ने के भीतर की चुंबकीय शक्ति आत्मसात करना चाहते थे। शक्ति और विश्वास के साथ बोलने की योग्यता चाहते थे, जिससे श्रोता हंसी या आंसुओं में डूब जाए और उनके साथ साथ खुशी और दुख महसूस करने लगे। जब मैंने इन लोगों को अपने सामने काल्पनिक परामर्श टेबल के चारों ओर बैठे देखा, तो मैंने कुछ मिनट तक उनमें से प्रत्येक पर ध्यान दिया और अपने आप से कहा कि मैं वे गुण विकसित कर रहा हूँ जिन्हें मैं उस व्यक्ति से हासिल करना चाहता हूँ। अगर चरित्र निर्माण की मेरी इस काल्पनिक भूमिका से गुजरने की मेरे ज्ञान पर आपको दुख के आंसू बहाने हों तो उन्हें अभी बहा लें। अगर मेरी कार्यप्रणाली के खिलाफ निंदा भरे शब्द बोलने हों तो उन्हें अभी बोल लें। अगर आपके अंदर आलोचना का भाव है तो त्योरियां चढ़ाते चेहरे में अभिव्यक्ति की तलाश कर रहा था तो अभी त्योरी चढ़ा लें, क्योंकि मैं एक चीज ऐसी बताने वाला हूँ जिससे आप शायद रुककर देखेंगे और तर्क करेंगे। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।